सीखते हैं हम लोग मोमेंटम। मोमेंटम को सिंबल P से लिखते हैं और इसे डिफाइन किया गया है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, इसे आप वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो मोमेंटम की डेफिनेशन हो गई, ये हो गया मोमेंटम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। दिस इज मास एंड दिस इज फॉर वेलोसिटी, है ना। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, दूसरी चीज, इसकी यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट बताइए। हमें मोमेंटम का यूनिट बताना है। तो मोमेंटम किससे बना है? मास और वेलोसिटी से। आइए, मास की यूनिट केजी और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की यूनिट हो गई केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर से क्वेश्चन, ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर है या वेक्टर है? तो आंसर है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे? क्योंकि मोमेंटम का डेफिनेशन है कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, जबकि मास स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो इनका प्रोडक्ट भी एक वेक्टर बनता है। सो मोमेंटम विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एग्जांपल लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg और उसकी जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम क्या होगा ऑब्जेक्ट का? तो मास इंटू वेलोसिटी। बोले तो 2 kg और 5 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर हो जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। मीन्स मोमेंटम का यहाँ वैल्यू आ गया 10 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर यही ऐसा लिखा होता कि मास, यही मैं लिखता हूँ 2 kg और वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और आई का, है ना, विद डायरेक्शन। तो मोमेंटम, मास और वेलोसिटी 2 इंटू 5, है ना, यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड और साथ में आई का। इस आपका आंसर हो गया मोमेंटम के लिए 10 kg मीटर पर सेकेंड। मैं आपको ये सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में गिवन है, कोई बात नहीं, आप उसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में फाइंड कर लीजिए। बट जहाँ पे आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत है, जैसे वेलोसिटी को भी डायरेक्शन लिखा गया है वेक्टर फॉर्म में, तो आप मोमेंटम को भी वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, और ये तो वेक्टर क्वांटिटी है ही। ठीक है ना। तो एज पर रिक्वायरमेंट, जहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो तो आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, जहाँ पे डायरेक्शन की ज़रूरत हो तो उसे इस फॉर्म में प्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए। मीन्स किसी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है, इट मीन्स उसके पास मोमेंटम है। अगर वेलोसिटी 0 है तो उसका मोमेंटम भी 0 होगा। ठीक है, और क्या होगा मोमेंटम, हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। आइए, अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें और देखते हैं।
दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास है 2 kg और वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा इनिशियल तो m1 ऐसे v1। दूसरा इसका मास है 4 kg और वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों इंस्ट्रक्शन में। अब बताइए, मुझे अपने हाथ लगाकर या किसी ऑब्स्टेकल से इसे स्टॉप करना, बिल्कुल ऐसा एफर्ट लगाएं कि बिल्कुल 1 सेकंड में स्टॉप हो। तो आप थोड़ा सा सोच के बताओ कि किस केस में आपको ज़्यादा मुश्किल आएगी, मीन्स आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा इसे स्टॉप करने के लिए। स्टॉप करने का मतलब मोमेंटम जीरो करने के लिए, या फर्स्ट वाले को। तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा, फाइनली जो वेलोसिटी है वो जा रही है कितना, 0। मीन्स मास तो वही, मास नहीं चेंज हुआ, 2 kg है, बट वेलोसिटी हो गई 0। तो फाइनल मोमेंटम क्या ही हो गया, इनिशियल मोमेंटम कितना था, 20 kg मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल मोमेंटम आ गया वो हो गया 0। यहाँ भी इनिशियल मोमेंटम है 40 kg मीटर पर सेकेंड, और फाइनली मैं इसे भी स्टॉप करना चाह रहा था, मीन्स वेलोसिटी इसका भी 0 करना चाह रहा था। मास तो सेम ही रह रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 4 kg। तो यहाँ भी मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। मीन्स एक का मोमेंटम 20 kg मीटर पर सेकेंड था, उसे स्टॉप करना, और दूसरे का मोमेंटम इनिशियली 40 kg मीटर पर सेकेंड था, उसे स्टॉप करना है। तो इन दोनों केसेस में आप ऑब्जर्व करेंगे कि एज कंपेयर टू फर्स्ट, सेकेंड में आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा। क्लियर है? तो आप ऐसा इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर मोमेंटम ज्यादा है और उसे चेंज करके 0 करना है, मीन्स यहाँ चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, 40 kg मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इस केस की बात करूं तो इस केस में चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, मैं इसको इनिशियल लिख दूं, ऐसा फाइनल लिख दूंगा, केस दोनों अलग अलग कर देते हैं। दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल। फॉर दिस केस इनिशियल एंड दिस इज फाइनल। तो चेंज कितना हुआ, चेंज हो गया जो भी लिखो, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस ऑफ 40 kg मीटर पर सेकेंड। अभी मैं मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ लिख दो चेंज के लिए, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, ठीक है। तो 40 kg मीटर पर सेकेंड। इस केस में कितना चेंज हुआ, तो सर यहाँ भी जो चेंज हुआ वो फाइनल माइनस इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और मैं चलो यहाँ भी लगा दूँ, इसमें मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की भी बात कर रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहाँ से भी कितना, 20 kg मीटर पर सेकेंड। आप क्या ऑब्जर्व किए, अब आप ऐसे बोल सकते हैं कि जिस केस में मोमेंटम ज़्यादा चेंज कराना है, उस केस में आपको इफर्ट ज़्यादा लग रहा है, और यहाँ एफर्ट से मतलब है फोर्स ज़्यादा लग रहा है। समझ आ रही चीजें? अगर आप दोनों, एक है 2 kg का, दूसरा है 4 kg का, दोनों की वेलोसिटी सेम है, वैसे केसेस में किसे स्टॉप करना ज़्यादा आसान है, तो आपका आंसर है फर्स्ट वाले को। टेक्निकली क्योंकि फर्स्ट वाले का मोमेंटम
का जो चेंज मुझे कराना है वो है 20 kg मीटर पर सेकेंड, और दूसरे में जो मोमेंटम का चेंज मुझे कराना है वो है 40 kg मीटर पर सेकेंड। सोच रहे हैं चेंज मोमेंटम मुझे कराना है, क्या मतलब है? देखो ना, आपको स्टॉप करना है ना, आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने का मतलब है कि मोमेंटम जीरो करना है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसका इनिशियल मोमेंटम 20 kg मीटर पर सेकेंड था, आपने इसे जीरो कर दिया, यानी कितना चेंज कर दिया? 20 kg मीटर पर सेकेंड। दूसरे केस में 40 kg मीटर पर सेकेंड। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैं ऑब्जर्वेशन की बात बता रहा हूँ बेटा। आपने ऑब्जर्व किया कि सेकेंड केस में आपको ज्यादा इफर्ट लगाना पड़ा। यहाँ इफर्ट से मतलब है फोर्स लगाना पड़ा। तो आप ऐसे समझिए कि मोमेंटम ज्यादा चेंज कराना है तो आपको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? एक और चीज, चले आते हैं उस बात पे। अभी थोड़ा सा पहले ये समझो कि अगर मोमेंटम ज्यादा चेंज कराना है तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। मीन्स आप ऐसा बोल सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा, यहाँ आपके हाथ पे फोर्स लगेगा ना, आप उसे रोकोगे तो आपके हाथ को धक्का देगा, आप उसको धक्का दे रहे थे, ठीक है? तो जो फोर्स लगेगा वो डिपेंड करेगा कि मोमेंटम कितना चेंज हुआ। मीन्स आप ऐसे अब सीखिए कि अगर मोमेंटम ज्यादा चेंज कराना है तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। मैं इसे समराइज कर रहा हूं, प्लीज सुनिए। मेरा स्टेटमेंट यह है कि अगर ऑब्जेक्ट की मोमेंटम ज्यादा चेंज कराना है तो आपको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। आप ऐसे बोल सकते हैं कि फोर्स प्रोपोर्शनल होगा मोमेंटम के। और बढ़िया से बोलें तो ऐसा वर्ड आता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना? तो यहां से फोर्स की डेफिनेशन आते हैं, सॉरी, फोर्स कैसे निकालेंगे, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो वो फार्मूला आता है और इसे न्यूटन सेकेंड लॉ के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? मीन्स अभी आपने सीखा कि किसी ऑब्जेक्ट, हम नहीं जानते कि कौन सा लॉ क्या है, ठीक है? मैं अभी सेकेंड लॉ की बात नहीं कर रहा, बट आपका एक्सपीरियंस अभी क्या बताया कि अगर मोमेंटम ज्यादा चेंज कराना चाह रहे हैं तो आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ रहा है, मीन्स फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है। तो इससे आप बोल सकते हैं कि फोर्स एक्ट होना, फोर्स का लगना प्रोपोर्शनल होगा मोमेंटम के, ठीक है ना? बट और भी अच्छे तरीके से क्या ऑब्जर्व किया जाता है कि जिस रेट से आप मोमेंटम चेंज करा रहे हैं, मीन्स जितना जल्दी आप स्टॉप करना चाह रहे हैं, आपको फोर्स उतना ज्यादा लगाना पड़ता है। वो कैसे? देखिए, एक बॉल गिर रही है, एक बच्चा बिल्कुल हथेली को ऐसे स्ट्रेट रखता है, सेम हाइट से दो बॉल गिराए जा रहे हैं। एक केस में बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल इसे टाइट रखता है, दूसरे में जैसे बॉल गिरता तो उसे ऐसे कर लेता है, बॉल के साथ नीचे ले जाता है। तो सेकेंड केस में जब वो बॉल के साथ थोड़ा नीचे खींच रहा था अपने हाथ को तो उसे चोट कम लगती है, और जब वो बिल्कुल स्ट्रेट रखे रहता है तो उसे चोट ज़्यादा लगती है। लॉजिक ये है कि जब वो स्ट्रेट रखे रहा तो जैसे बॉल आई ना बेटा, इसे हिट किया, तुरंत उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, और दूसरे केस में धीरे धीरे जीरो हो गई। मीन्स दूसरे केस में, दोनों केस में मोमेंटम जीरो होगा, बट दूसरे केस में मोमेंटम जीरो होने में टाइम ज़्यादा लगा, पहले केस में टाइम कम लगा था, ठीक है ना? तो जिस केस में टाइम ज़्यादा लगा उस केस में फोर्स कम लगा, और जिस केस में टाइम कम लगा उस केस में फोर्स ज़्यादा लगा। तो इस बात पे अब आते हैं ये तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं ना, ये आसान है, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इसे। एक बार आप इस तरह से गिराए, बिल्कुल ऐसे ही आ जाओ, दूसरे बार ऐसे ही रखने दो, तो आपको इस केस में जब बिल्कुल आपने ऐसे ही रहने दिया, इसे नहीं नीचे खींचा, तो आपको ज़्यादा चोट लगेगी, ठीक है ना? आपको मैं बता दूं, स्कूल में जब पिटाई होती है
तो क्या ही करते हैं, तो टीचर डंडे से मारते हैं ना, तो बच्चा डंडा के साथ अपना हाथ भी नीचे लेके चला जाता है। उस केस में क्या होता है, बच्चे को चोट कम लगती है हाथ की, भले वो फिजिक्स नहीं जानता उस टाइम पे, बट डेली लाइफ का उसका एक्सपीरियंस हो जाता है कि जब सर या टीचर उसे डंडा से पीटेंगे हाथ पे, तो डंडे के साथ हाथ को भी वो नीचे लेके चला जाएगा, तो वैसे केस में चोट कम लगती है। फिर टीचर को गुस्सा आता है, बिल्कुल हाथ नीचे नहीं ले जाना, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, और ऐसे मारते हैं तो चोट ज़्यादा लगती है। अब क्यों लगती है अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं देखिए, जो चीज़ भी हम पढ़ रहे हैं उसी तरीके से सीखें। तो आइए जानते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ। सीखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change of momentum, ठीक है ना। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 होती है, तो फार्मूला बन जाता है कि F इक्वल टू डी पी बाय डी टी, ठीक है ना। ये क्या रीड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कैसा रेट, टाइम रेट, ठीक है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो सेकेंड लॉ से फोर्स की ये जो फार्मूला बन गया, ये फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी किया, तो वो हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखिए इसमें डी मोमेंटम आपने सीखा था, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो पी की जगह पे एम इंटू डी डी पी। और आपको मैं याद दिला दूँ, यहाँ हम ले रहे हैं कि मास कांस्टेंट है, तो बाहर कर दो डी वी बाय डी टी, और यहाँ एफ हो गया एम। आपको याद है ना कि डी वी बाई डी टी क्या होता है, हाँ सर, ये तो एक्सेलरेशन होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बताइए, क्या आपने ये फार्मूला पढ़े थे? बिल्कुल पढ़े थे। तो इससे ऑब्जेक्ट पे फोर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो आपको पता हो गया है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी ऑब्जेक्ट में ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है और उसका मास m है, इसका मतलब है कि उस पर जो फोर्स लगाया गया है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है, ठीक है। आपको ये समझना है कि m मास के ऑब्जेक्ट में a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमें m इंटू ए फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। आपने यही तो सीखा था कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसे आप मोशन में ला सकते हैं। सोचिए कि वो स्टॉप था, आपको ए एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस करानी है, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वो फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर। ध्यान से सुनना, आपने फर्स्ट लॉ में सीखा कि रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो फोर्स लगाना पड़ता है। अब हम सीख रहे हैं, अब फिर से आपसे पूछा जाएगा कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो आंसर है कि ये डिपेंड करेगा कि आप ऑब्जेक्ट को कितना एक्सेलरेट कराना चाहते हैं। जैसे रेस्ट से मोशन में लाना, एक्सेलरेशन होगी, मोशन से रेस्ट में लाना, एक्सेलरेशन होगी, डायरेक्शन चेंज करना, एक्सेलरेशन होगी। मीन्स आप ऑब्जेक्ट को कितना एक्सेलरेट कराना चाहते हैं, इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी।
अगर ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, एम मास का ऑब्जेक्ट है, सो देयर इज ए नीड ऑफ एम इंटू ए फोर्स। यानी फोर्स कितनी, 3k एम इंटू ए के बराबर। अब फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, बता दो आप, फोर्स कैसी क्वांटिटी होगी। यहाँ देखो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो आपके पास एक फार्मूला अवेलेबल हो गया, F इज इक्वल टू एम ए, जहाँ पे F क्या है, फोर्स है। ये सेकेंड लॉ से आपने क्या सीखा, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला। और M क्या है, मास, और A क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है। और यहाँ फोर्स भी क्या ही होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट SI यूनिट, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का। तो फोर्स यूनिट हो गई kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ये काफी बार यूज होगा और हम इतनी लंबी यूनिट नहीं लिखना चाहते, तो इसका प्रैक्टिकल यूनिट है, यानी कि 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन्स के नाम पे इसके यूनिट रखा गया है, और वो है मीन्स फोर्स का जो प्रैक्टिकल यूनिट हो गया, जो बार बार हम लिखेंगे, वो लिखेंगे एन से प्रेजेंट करेंगे, और यहाँ एन फोर न्यूटन। ठीक है ना। इसका यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में या बोले तो प्रैक्टिकल फॉर्म में न्यूटन बोला जाता है। 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मीनिंग होगा 1 न्यूटन। ठीक है। तो फोर्स का आपको यूनिट भी पता हो गया, और ये कैसा क्वांटिटी है, तो आंसर है कि फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर है। ठीक है ना। क्या क्या सीखा, यूनिट क्या होगी और ये कैसा क्वांटिटी है। चलिए देखो, इसमें डाउट नहीं हो, मैंने आपको सिर्फ ये सिखाने की अभी कोशिश की कि फोर्स का फार्मूला क्या होगा, मीन्स न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो आंसर है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मीन्स ऑब्जेक्ट का मोमेंटम किस रेट से चेंज होगा, ठीक है ना, तो फोर्स उतना ही होगा जिस रेट से चेंज हो रहा है। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बन आ जाती है, और फिर इसे सोल्व करके ऐसा फार्मूला बन गया F इक्वल टू एम ए, जो आपने 9th क्लास में सीखे हैं। और इस फार्मूला से हम लोग क्या सीख रहे हैं कि एम मास के ऑब्जेक्ट में ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, तो आपको इतनी फोर्स की जरूरत होगी। ठीक है ना। आपने फर्स्ट लॉ में सीखा था कि ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में करने के लिए, मोशन से रेस्ट में करने के लिए, या डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। अब हम सीख रहे हैं कि कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आंसर है, ये डिपेंड करेगा कि आपको कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है। देखो, रेस्ट से मोशन में लाना ये भी एक्सेलरेशन है, मोशन से रेस्ट में लाना ये भी एक्सेलरेशन है। मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को आप स्टॉप करा रहे हैं, मीन्स आप उसे एक्सेलरेट करा रहे हैं। यहाँ थोड़ा नाम अलग हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे, बट मीनिंग वही है। ठीक है ना। तो यही चीज मैं आपको स्टार्टिंग में सिखा रहा था कि किसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल स्टॉप कर देना है, यानी उसका मोमेंटम चेंज करा रहे हैं, और मोमेंटम चेंज जिस रेट से आप कराएंगे, आपको फोर्स उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा। या तो आप ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कराइए या डिसेलरेट कराइए। अब कुछ इस पे मैं क्वेश्चन आपको सिखाता हूँ, ऐसे रफ कर दूं। इसे वर्ड में लिख लेना कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और जो अभी फार्मूला हमने लिखे थे। अब मैं एक आसान सा आपके साथ क्वेश्चन पुट करता हूँ। m इज इक्वल टू है 1 kg, और इसकी निश्चित जो वेलोसिटी है वो है
10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर सम टाइम इसकी जो वेलोसिटी होगी, समझना इस बारीकी को, ठीक है ना, रटने इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मास तो वही है 1 kg, बट इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा समझना इसे। क्या इसका मोमेंटम चेंज हुआ? मैं तो लिख देता हूँ। कितना इनिशियल मोमेंटम है? मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि 10 kg मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? 50 kg मीटर पर सेकेंड। अगर ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अचीव करता है, बताना मुझे, क्या उसने मोमेंटम चेंज किया? आंसर है यस। इनिशियली वो 10 kg मीटर पर सेकेंड था, अब वो 50 kg मीटर पर सेकेंड हो गया। मोमेंटम तो चेंज किया। अब एक और चीज कि इस मोमेंटम को चेंज करने में, सिंपल सी बात है, मोमेंटम चेंज किया, इसका मतलब, मोमेंटम चेंज करने का मतलब है कि उस पर फोर्स लगाया गया है, ठीक है ना। अब देखिए ये मोमेंटम कितने टाइम में चेंज हुआ, तो मैं अगर लिखता हूं कि ये 5 सेकेंड में चेंज हुआ। देखिए क्या क्या चीज आ रही है। पहले चीज मोमेंटम चेंज हुआ, कितना टाइम में चेंज हुआ? 5 सेकेंड में चेंज हुआ। तो आपसे पूछा जाए, सिंपल सी बात है कि मोमेंटम चेंज हुआ है, देखो ना, ये ऑब्जेक्ट क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है? नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं मूव कर रही है, इसकी तो वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब है इसमें एक्सेलरेशन हो रही है, और एक्सेलरेशन हो रही है तो जाहिर सी बात है कि इस पे फोर्स लगाया गया है। कितना फोर्स लगाया गया है? तो आंसर है F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसे बोल सकते हैं m। एक्सेलरेशन तो v माइनस u अपॉन t, वही डेल्टा t। अब इसी को आप देखो ना, m v बाय t माइनस m u बाय t। ध्यान से देखना, आप चाहे तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे तो देखो एम बी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल और होल, ऐसा लिख ना, आप ऐसा लिख सकते हैं कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइड बाय वही डेल्टा टी, जो भी है, ठीक है, डेल्टा टी है ना, यानी कि डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। क्या ही आएगा बताइए, निकाल सकते हैं ना अभी से। यानी मोमेंटम कितना से चेंज हुआ? 50 माइनस 10 कितना? 40। कितने टाइम में? 5 सेकेंड। कितना हो जाएगा? 8 kg मीटर पर सेकेंड। या बोले तो 8 मीटर। कितना फोर्स लगा? तो आंसर होगा 8 मीटर। देखो फार्मूला कब कौन सा यूज करना है ये डिपेंड करेगा कि आपको क्या गिवन है। मीन्स कभी आपको ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट एक्सेलरेशन गिवन होती, मास दे रखा है, कितना फोर्स लगेगा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। हो सकता है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी गिवन हो और ये कितने टाइम में चेंज हुआ वो गिवन हो, फार्मूला लगा दो। हो सकता है आपको डायरेक्टली मोमेंटम गिवन हो, इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है, या कितना टाइम में चेंज हुआ, तो आप ये फार्मूला लगा दीजिए, आपको हर एक केस में आंसर आ जाएगा। यानी एक ही क्वेश्चन को 3 अलग अलग तरीके से एक ही बार निकले। आप चाहे तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल के यहाँ पुट कर देते, चाहे तो आप फाइनल भी इनिशियल वेलोसिटी और कितने टाइम में हुआ वो लगा सकते थे,
आप चाहें तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम, नहीं वही फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन कितना टाइम लगा वो फॉर्मूला लगा सकते थे, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप एक ही क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको बारीकी समझ आनी चाहिए। बारीकी बस यही है कि अगर ऑब्जेक्ट का, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट का बोले तो मोमेंटम चेंज हो रहा है, मीन्स उस पर फोर्स लग रहा है, और फोर्स कितना लगेगा ये डिपेंड करेगा कि मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए आपके पास जो फार्मूला अवेलेबल हो गया फोर्स के लिए, आपको चेंज मोमेंटम और टाइम दिया रहे, आप ऐसे लिख सकते हैं। आपको इनिशियल फाइनल मोमेंटम और टाइम गिवन होगा, कितना टाइम में ऐसा हुआ है, तो भी आप फोर्स निकाल सकते हैं। आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी और कितने टाइम में ये चेंज हुआ है, तो भी आप फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और आपको डायरेक्टली एक्सेलरेशन और ऑब्जेक्ट का मास गिवन हो, तो भी आप फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और सब में एक ही कॉन्सेप्ट है और उसे मैथमेटिकली अरेंज किया गया है, ठीक है। तो देखिए इसके कुछ एप्लीकेशन है न्यूटन सेकेंड लॉ पे बेस्ड, मैं कुछ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन इसे मैं रख कर देता हूँ। यानी कि फोर्स के लिए जो आपका ओरिजिनल फार्मूला है वो कुछ और नहीं है, वो है F इक्वल टू dt बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अब आप ये डेफिनेशन याद रखेंगे। देखो एप्लीकेशन, क्या बोले, यूजेस। पहला, सभी लोग क्रिकेट देखते होंगे, खैर जो देखते हैं वो देखते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जब क्रिकेटर कैच पकड़ता है, कैच करता है बॉल को, बॉल काफ़ी वेलोसिटी से आ रही होती है, वो अपने हाथ को, ठीक है ना, वो अपने हाथ को नीचे की तरफ खींच लेता है ना। जब कैच करते हैं बॉल को तो ऐसे कर लेते हैं हाथ को, क्यों, ऐसा करने से क्या होता है, तो आंसर है कि ऐसा करने से ड्यू टू लोअरिंग ऑफ हिज हैंड उसको फोर्स कम लगता है हाथ पे, और बोले तो उसका हाथ कम हर्ट होता है, उसे चोट कम लगती है। आप ही इसे ऑब्जर्व करना, बॉल ऊपर से आ रही है, आप बिल्कुल ऐसे इसको टाइट रखो अपनी हथेली को, आपको ज़्यादा चोट लगेगी। अब जैसे बॉल आ रही है ना, बॉल के साथ आप भी अपने हथेली को नीचे ले जाओ, तो उस केस में आपको कम चोट लगेगी। कम चोट लगेगी का यहाँ मतलब है कम फोर्स लगेगा। क्या हो रहा है इस केस में, तो इसका जो आंसर है वो है इस तरह से कि F होता है डेल्टा P बाय डेल्टा T। आप क्या ही कर रहे हैं, इनिशियली इट हैविंग सम मोमेंटम, कुछ वेलोसिटी ऐसे आ रही है, और आप इसकी मोमेंटम जीरो करना चाह रहे हैं, यानी कि चेंज कराना चाह रहे हैं। मोमेंटम कुछ है, आप इसे स्टॉप कर देंगे ना अपने हाथ में लेकर के, यानी आप इसका मोमेंटम चेंज कराना चाह रहे हैं। अगर आप बिल्कुल इस तरह से टाइट रखते हैं और दूसरे केस में आप नीचे ले जाते हैं, तो नीचे ले जाने में आप अगर जो इसे अपने हाथ को बॉल के साथ नीचे ले जाते हैं और बॉल को स्टॉप करते हैं, तो वैसे केसेस में आप उसमें टाइम, उसके मोमेंटम चेंज कराने में ज़्यादा लगा रहे हैं। तो आप जैसे ही ये डेल्टा टी को बढ़ा देंगे, आपको फोर्स कम लगेगी। तो अगर जो क्वेश्चन आता है कि वाई क्रिकेटर लोअरिंग हिज हैंड ड्यूरिंग टेकिंग कैच, तो आंसर होगा कि ड्यू टू दिस, और या बोले कि डूइंग दिस एक्टिविटी डेल्टा टी इंक्रीजेज सो फोर्स डिक्रीजेज, मीन्स उसके हाथ पे फोर्स कम लगेगी। और चाहता क्या है कि अपने हाथ को कम से कम
हर्ट कराए, वो कम से कम चोट लगाए। समझ आई कि क्यों ऐसा करता है? नीचे हाथ ले जाने से क्या हो रहा है कि मोमेंटम चेंज होने में टाइम बढ़ जा रहा है। देखो ना, बिल्कुल यहीं पे स्टॉप करा देता, तुरंत सोचो कि 1 सेकेंड में स्टॉप हो जाता, और नीचे ले जा रहा तो सोचो उन्होंने 3 सेकेंड लगा दिया, तो डेल्टा टी बढ़ गया ना। तो डेल्टा टी बढ़ गया, मैथमेटिकली देखिए फोर्स कम हो गई। पहला ये एप्लीकेशन। एक और दूसरा एप्लीकेशन देखो। अब देखो, जो फिजिक्स पढ़ेगा बढ़िया से वो इसका आंसर दे देगा। आपके पास चॉइस है, ये छत है, दोनों सेम हाइट का है, ठीक है। और यहाँ से एक पर्सन को जंप करना है, एंड दिस इज द सीमेंटेड फ्लोर, सीमेंटेड फ्लोर। और दूसरे केस में यहाँ पे सैंड रखी है, सेम हाइट है, तो बताइए किस केस में जंप करने पे चोट कम लगेगी, हर्ट कम होगा? एक है सीमेंटेड फ्लोर और दूसरा है सैंड, दोनों सेम हाइट से जंप करता है, तो किस केस में हर्ट कम होगा, किस केस में उसे चोट कम लगेगी? बताइए। देखो यह आंसर है, फिर से वही चीजें, जब ये जंप करेगा इट हैविंग सम मोमेंटम, और जब इसे टकराएगा तो इसकी मोमेंटम 0 हो जाएगी, यानी मोमेंटम चेंज हुई। अब जिस केस में मोमेंटम चेंज होने में जितना ज़्यादा टाइम लैप्स होगा, उस केस में उसे फोर्स कम लगेगी। यहाँ भी आंसर यही है कि F इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। जिस केस में टाइम ज़्यादा है उस केस में फोर्स कम लगेगी। अब बताइए, इस केस में अगर जो देखा जाए तो डेल्टा टी की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सीमेंटेड फ्लोर। सैंड में आएगा तो कुछ दूर नीचे भी चला जाएगा, यहाँ पे तो नीचे जा ही नहीं सकता, यहाँ पे टाइम कम लगेगा और बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, उसकी मोमेंटम चेंज हो जाएगी। यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा तब वो स्टॉप होगा, ठीक है ना। यहाँ डेल्टा टी ज़्यादा होगा कंपेयर टू दिस। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो F1 है और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो F2 है, तो इस केस में F1 इज ग्रेटर देन F2, ठीक है ना। रीजन क्या हुआ कि दोनों ही केस में डेल्टा पी तो सेम है, मोमेंटम तो सेम से चेंज हो रही है, बट हुआ क्या कि इस केस में डेल्टा टी ज्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगी, ठीक है ना। समझ आया? तो आपका आंसर होगा कि सैंड वाले पे जंप करना आसान होगा कंपेयर टू सीमेंटेड फ्लोर। रीजन आपके पास पता है टेक्निकल कि ऐसा करने से, देखो रिजल्ट तो आपको पता ही है, ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं ऑब्जर्व कर सकते, नहीं जानते होंगे, बट टेक्निकली आंसर क्या होगा वो भी आप सीख गए कि यहाँ क्या हो रहा है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, सो मोमेंटम चेंज होने में टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स कम हो जाएगी, है ना। बिल्कुल मैथमेटिक्स से, आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे। तो ये दूसरा लॉजिक हो गया, दूसरा यूजेज हो गया इसका, यानी आपको फिजिक्स आएगी तो अगर जंप करने की बारी आएगी तो किस साइड में जंप करेंगे, सैंड वाले पे, ठीक है। एक और आपको मैं बता दूं कि अभी जब आप कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, तो आप देखते होंगे
कि उसे बबल रैप करके आपके पास भेजा जाता है। बबल रैप समझ रहे हैं ना, एक प्लास्टिक शीट होती है उसमें बबल बना होता है। तो ऐसा क्यों? तो वहाँ भी आंसर है कि आप सोचो कि आपने फ़ोन मंगाए हैं, फ़ोन होगा 20,000 25,000 30,000 जो भी है, महंगी है। तो जब वो प्रोडक्ट आपके घरों तक पहुंचती है तो रास्ते में कई जगह उसे ट्रक पे रखा जाता है, उतारा जाता है। तो वैसे केसेस में बाई मिस्टेक हो सकता है कि कभी गिर जाए। तो जो बबल रैप है, देखिए इस तरह से वो सीट है बना हुआ और इस तरह से बबल डायरेक्टली है बेटा। तो ऐसा बबल रैप होने से जब वो छूट भी जाएगा, यहाँ पे इसके अंदर में आपका फ़ोन है ना, ये डब्बा में फ़ोन है और चारों साइड से सोचो बबल रैप कर दिया गया है। तो कहीं से भी इस पर अगर जर्क लगेगा तो देखो यहाँ टाइम लैप्स हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी डेल्टा टी यहाँ भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फोर्स क्या ही हो जाएगी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है, और डेल्टा टी बढ़ गया तो फोर्स कम हो जाएगी, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डैमेज होने से बच जाएगा। इसीलिए बबल रैप दिया जाता है। समझ आ रही चीज़ें? तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपके पेपर में भी आ सकते हैं, तो उसे आप अपने बोर्ड में अरेंज कर देना, ठीक है ना। कि क्रिकेट प्लेयर क्यों अपने हाथ को नीचे करता है ड्यूरिंग टेकिंग कैच। अगर आपको सैंड या सीमेंटेड फ्लोर पे जंप करना है तो कौन आसान होगा, तो सैंड पे जंप करना। बबल रैप क्यों किया जाता है, इन सब का आंसर आप इस फॉर्मेट में जरूर लिखें, वर्ड में लिखिए, साथ में ये भी लिखिए, है ना। मेन आंसर यही है, मैथमेटिकली आप इसे ऐसे ही बता सकते हैं। चलिए इस पे बेस्ड मैं आपको सिर्फ अभी 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, और बाकी मैं आपको एक शीट भेजूँगा जिसमें कुछ और भी क्वेश्चन होंगे। तो इस लेक्चर के बाद आपको वो शीट कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। आई होप ये सारे आसान क्वेश्चन मैं हिंट देता हूँ। पहले में क्या था, ब्लास्टिंग ऑफ 2 kg मास चेंजिंग फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। तो बताना है कि उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा। वेलोसिटी का चेंज होना, मोमेंटम का चेंज होना। मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी कि वो फोर्स है, तो आप बता सकते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है। यहाँ देखो एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है, समझना इस क्वेश्चन का है, ड्रॉप किया गया है, ड्रॉप किया गया है और 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया है। तो जब अर्थ पे जाएगा तो अर्थ उसे कितना फोर्स लगाएगी, अर्थ ही तो इसे स्टॉप करेगी, नहीं अर्थ फोर्स लगाएगी। कितना फोर्स लगाएगी मीन्स किस रेट से उन्होंने मोमेंटम चेंज कराया। तो चलिए इसे थोड़ा सा सोचो और ये क्वेश्चन को कंप्लीट करो, ठीक है। तो आज आपने क्या ही सीखा कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा और उसके एप्लीकेशन क्या होंगे, यानी कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। आपके साथ मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। देखना इसे, एक ऑब्जेक्ट है m मास v वेलोसिटी और कुछ जो एरो का डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन में ग्राउंड पे आती है और हिट करके जिस एंगल वर्टिकल के साथ, जिस एंगल से वो ग्राउंड को हिट करती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस चली जाती है और उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता। तो क्या वेलोसिटी में भी चेंज नहीं हो रही है? तो आंसर है वेलोसिटी में तो चेंज हो रही है, बट उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रही। हो रही है नहीं हो रही, वेलोसिटी में तो चेंज हो रही है ना। देखो अभी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा था, हिट करने के बाद जब रिफ्लेक्ट होती है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा हो गया, वेलोसिटी में तो चेंज हो गया। तो क्वेश्चन है कि अगर ग्राउंड के साथ डेल्टा टी टाइम तक रहता है, वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो ग्राउंड इस पे कितना फोर्स लगा है डिफाइन कीजिए।
सोचना, क्या ग्राउंड फोर्स लगाया? तो आंसर यस लगाया। कैसे? क्योंकि ड्यू टू ग्राउंड इसका मोमेंटम चेंज हो गया, मास तो सेम ही है, वेलोसिटी चेंज हो गई मीन्स मोमेंटम चेंज हो गई, और जो मोमेंटम चेंज करा रहा है मीन्स वो फोर्स लगा रहा है। तो कौन मोमेंटम चेंज कराया? अर्थ ने कराया, यानी कि अर्थ ने इस पे फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया? तो आइए सीखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। बेसिक थिंग्स, हमें निकालना है फोर्स। फोर्स क्या होगा? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी आपको पता ही है, निकाल लेंगे आप इसे आसानी से। कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो यहाँ जो वेलोसिटी है उसे आप कंपोनेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर लो, आसान हो जाएगी। कैसे करें? आप इसी को एक्सिस मान लो, एक्सिस ट्रीट करके अब आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन हो गया। अब मैं इसी फिगर को यूज कर रहा हूँ आंसर के लिए, आप दूसरा फिगर बनाना। देखो इसको मैं थोड़ा ऐसे ही आगे बढ़ा दूँ। हाँ पहले एक्सिस कर सकते हैं, भी वेलोसिटी है, और इसे एक्स एक्सिस ट्रीट कर लो, इसे थीटा, ये एक्स है, ये वाई ट्रीट कर लो। तो ये थीटा है, ये भी है, तो कंपोनेंट फॉर्म में क्या हो जाएगा बताओ? भी इनिशियल हो गया, भी कॉस थीटा आई कैप होगा ना, और ये हो जाएगा माइनस भी साइन थीटा और जे कैप। ये कंपोनेंट इधर होगा, ये कंपोनेंट इधर होगा। देखो वेलोसिटी को मैंने पहले शिफ्ट कर दिया, तो इसे कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये एक्स के साथ, सॉरी ये एंगल यहाँ होगा ना, सॉरी इस एंगल ये है। तो क्या चेंज हो जाएगा? मैं फिर से लिख देता हूँ प्लीज, मैंने एंगल में थोड़ा सा मिस कर दिए थे। देख लो ये भी है, यहाँ पर एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा, तो भी हो जाएगा इनके भी इनिशियल, नहीं इनिशियल लिख लो, ये भी है, और फाइनल ये भी है। तो भी कॉस 90 माइनस थीटा और कितना आई कैप, और प्लस साइन बट्टा, चलो भी साइन 90 माइनस थीटा होगा ना, भी कॉस थीटा और भी साइन थीटा। तो सॉल्व करेंगे तो क्या क्या आएगा थोड़ा देखना, भी साइन थीटा आई कैप, और यहाँ पे देखो सिंबल साइन जो हो जाएगा जे का नेगेटिव हुआ था, माइनस भी कॉस थीटा जे का। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको एंगल लेना है एक्स के साथ। एक्स के साथ कितना? अगर ये थीटा है, देखना ध्यान से, ये इसको डेल्टा टी का भी हटाता हूं। अगर ये थीटा है प्लीज, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, और जो एक्स के साथ एंगल बनता है उसको कॉस में लिखते हैं, तो भी कॉस 90 माइनस थीटा। आप याद करना जो मैंने कंपोनेंट फॉर्म बताए थे, भी कॉस 90 माइनस थीटा, और यहाँ हो जाएगा भी साइन 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मेट था, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आ गया, यानी कि भी इनिशियल हो गया कितना? भी साइन थीटा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, आई कैप माइनस भी कॉस थीटा जे कैप। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इनिशियल लॉस, ठीक है, आफ्टर कोलिजन ग्राउंड से जब ये कोलाइड करके ऊपर जाता है तब की वेलोसिटी, ऊपर ये एंगल कितना बन रहा है? थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब इसके लिए भी फाइनल, भी कॉस 90 माइनस थीटा, और क्या लिखूंगा? आई कैप प्लस भी साइन 90 माइनस थीटा, और क्या लिखूंगा? जे कैप। आंसर भी हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा,
तो भी साइन थीटा आई कैप और प्लस भी कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, तो भी इनिशियल और भी फाइनल पता हो गया। चलिए, तो पी इनिशियल कितना होगा, एम इनटू भी, देखो एम इंटू भी आई, ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, और पी फाइनल हो जाएगा एम और भी फाइनल। आपको भी इनिशियल और भी फाइनल पता है, आप निकालो डेल्टा पी। डेल्टा पी हो जाएगा कितना, एम और मैंने तो यही लिखूंगा ना, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। मैं अभी सिर्फ, चलो अब मैं डेल्टा पी की बात कर रहा हूँ। जब इसे आप सोल्व करेंगे, एम से मल्टीप्लाई है और ये हो जाएगा भी फाइनल में कितना, भी साइन थीटा आई कैप प्लस भी कॉस थीटा, एम भी है इसके साथ में, एम भी कॉस थीटा और जे कैप माइनस क्या लिखूँ, एम भी साइन थीटा आई कैप माइनस एम भी कॉस थीटा जे कैप। आप आराम से सब्ट्रैक्ट कर लेना, कोई बात नहीं। यहाँ जब डेल्टा पी करोगे तो देखो एम भी साइन थीटा आई कैप और यहाँ माइनस एम भी साइन थीटा आई कैप कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो 2m भी कॉस थीटा और क्या हो जाएगा, जी क्या होगा ना, फॉर्म ऐसा ही। तो यहाँ से f हो जाएगा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, और बोले तो 2m भी कॉस थीटा जे कैप और डिवाइड बाय डेल्टा टी, इतना फोर्स होगा। देखो बेसिक समझना, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर मैं क्वेश्चन में बोलता हूं कि ये डेल्टा टी टाइम तक इसके साथ में रहा और इसकी मोमेंटम चेंज हो गई, यानी कि डेल्टा टी टाइम में मोमेंटम चेंज हुआ, ये जिस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से हिट करता है उसी से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो मैंने इसे इसके इनिशियल वेलोसिटी ये था, इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख लिया, अरेंज करके। पहला काम इसे कंपोनेंट फॉर्म में लिख लिया, ये भी साइन थीटा आई कैप प्लस भी कॉस थीटा जे कैप आ गया, माइनस भी कॉस थीटा जे कैप आ गया। यहाँ समझ रहे हैं ना। चलो मैं यहीं साइन चेंज कर देता हूँ, आप के बाद में सोचोगे कि यहाँ पर दो, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी ये था, इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखो। देखो एक्स के साथ कितना एंगल 90 माइनस थीटा, तो फॉर्मेट था भी कॉस थीटा, यहाँ थीटा था 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो भी कॉस थीटा, थीटा कितना 90 माइनस थीटा प्लस भी साइन थीटा, थीटा कितना है 90 माइनस थीटा। सॉल्व करके कुछ ऐसा आ गया, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम यानी कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम कैसे, मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो मैंने यहाँ फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना एम भी साइन थीटा आई कैप प्लस एम भी साइन कॉस थीटा जे कैप, ये वाला माइनस साइन एम भी साइन थीटा आई कैप माइनस एम भी कॉस थीटा जे कैप। सॉल्व करके मैं 2m भी कॉस थीटा आ गया और जे कैप, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 2m भी कॉस थीटा जे कैप अपॉन डेल्टा टी। इसी क्वेश्चन में आपको डाटा गिवन रहता है, थीटा क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मास क्या है, तो आप पुट कर देते, आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाता, ठीक है ना। बट जो फॉर्मेट होगा सॉल्व करने का वो यही होगा, ठीक है। तो एक एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूंगा, वो आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, आप उसी डाटा के साथ करना, ठीक है। आज बस इतना ही।
आप इसे प्लीज कॉपी में एक बार अच्छी तरीक़ा से कीजिएगा और मुझे इसका भी पिक भेजिएगा। ठीक है, थैंक यू।